अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है मेरे बच्चे आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और अपने अच्छे रिजल्ट के लिए पुरुम्मीद होगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ केपीके प्रोविंस का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ है। बाकी किसी सूबे का ऑफिशियल रिजल्ट अब तक अनाउंस नहीं हुआ। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों ने जितना रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है उससे बेहतर अंदाज में आपको रिजल्ट नसीब हो, और जहां आपने सोचा है उस गुमान से बढ़कर आपको अच्छा और बेहतर चीज़ मिल रही हो। तो मेरे बच्चे, इस छोटी सी वीडियो का मकसद क्या है कि एमडी कैट हमारा मुकम्मल हो चुका है, और मेरे बच्चे एमडी कैट के जितने भी आपके पास पेपर थे जो कि सारे के सारे प्रोविंसेस में हुए हुए थे, चाहे वो सिंध का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, केपीके का हो, फेडरल कैपिटल का हो, पंजाब का हो, उसको मैंने और मेरी टीम ने एनालाइज किया। और आपके साथ सबसे पहले तो हम एक ऑनेस्ट एनालिसिस शेयर करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो अभी एमडी कैट का एग्ज़ाम देकर आए हैं, और उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिन्होंने अपकमिंग ईयर्स में एमडी कैट का एग्ज़ाम देना है, ताकि वो ये सीख सकें कि इस साल एस्पायरेंट से जो गलती हुई उसको फ्यूचर में कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले तो ऑनेस्ट एनालिसिस की बात कर लेते हैं। मेरे बच्चे, 2020 जो कोविड का साल था, यकीनन जब आप छोटे मासूम बच्चे रहे होंगे, उस ज़माने में मेरे बच्चे एक टर्न अराउंड आया एमडी कैट की हिस्ट्री में। पीएमडीसी को ख़त्म कर दिया गया, पीएमसी आया। पीएमसी ने आने के बाद पेपर का एक ऐसा पैटर्न सेट कर दिया कि सबको लगने लगा कि पेपर तो एमडी कैट का बहुत आसान आता है, और पेपर एक्सट्रीमली इजी आता है, कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है। हमने जस्ट किताबों का रट्टा मारा, बुक लाइंस को क्रैम किया, कॉन्सेप्ट सीखा नहीं सीखा भाड़ में जाए, हमने सिर्फ बुक लाइंस को देख लिया और पेपर में जाके बैठ गए और हमारे 100% मार्क्स आ गए। 2021 में भी यही हुआ, 22 में भी यही हुआ, 23 में भी यही हुआ, 24 में भी यही हुआ। फिर फाइनली आता है हमारे पास ये वाला साल, यानी कि 2025 का साल, जिसने कई सारे क्वेश्चंस भी उठा दिए और कई सारी चीज़ें भी सामने लाके खड़ी कर दी। नंबर एक, अगर आप देखो तो पीएमडीसी वालों ने अपना क्वेश्चन बैंक इस कदर स्ट्रॉन्ग किया कि किसी कोने से एक आवाज भी ये नहीं सुनाई दी कि ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। बच्चे ने ये जरूर कहा कि इस तरह के सवाल हमने देखे नहीं थे, इस तरह की चीज़ों की हमें प्रैक्टिस नहीं कराई गई थी, इस तरह से क्वेश्चन हमसे टेस्ट मॉक टेस्ट में नहीं पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एफएलपी में नहीं थे, या इस तरह के क्वेश्चन हमने कभी देखे नहीं। लेकिन ये किसी ने नहीं कहा, या किसी पढ़ाने वाले बंदे से एटलीस्ट आपने ये नहीं सुना कि क्वेश्चंस वर आउट ऑफ सिलेबस। क्योंकि एक भी क्वेश्चन, और ये मैं बहुत वसूख से कह रहा हूं क्योंकि हमने पूरी टीम के साथ मिलकर चीज़ों को एनालाइज किया, तो उन्होंने इस बात को मेक श्योर किया कि हर एक का पेपर देखें। मैं सिर्फ सिंध की, सिर्फ पंजाब की, सिर्फ केपी की, या सिर्फ बलूचिस्तान या सिर्फ फेडरल कैपिटल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि हमने सारे पेपर्स देखे अच्छे तरीके से। बलूचिस्तान के हमारे पास जितने पिक्चर्स आए उनको मिला के हम जो देख सकते थे वो देखा, तो कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो मेरे बच्चे, डिफिकल्टी लेवल वेरिएबल था। अगर हम उसको टीचिंग के लिहाज से ग्रेड करें तो ऑलमोस्ट सारे पेपर एवरेज लेवल के ऊपर थे। लेकिन अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो सबसे जो अच्छा पेपर था वो सिंध का था। अच्छे से मुराद जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। दूसरी नंबर मेरा बेटा हमारे पास रहता है केपीके का और बलूचिस्तान का। इन दोनों का पेपर आपके पास तकरीबन समझ लो एक लेवल था डिफिकल्टी का। तीसरे नंबर पे मेरा बेटा आपके पास रहता है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि फेडरल कैपिटल और फेडरल टेरिटरी के अंडर जितने मेडिकल कॉलेजेस आते हैं इसके जो है वो अपना ये पेपर कंडक्ट कर रहे थे। और इसके साथ रहा यूएचएस का। मतलब इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी अगर देखा जाए बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना अगर आप मुझसे रियलिटी पूछेंगे तो सिंध के पेपर के अंदर आपके पास केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे था। केपी के बलूचिस्तान में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट्स में कसर पूरी कर ली। सेम गोज फॉर यूएचएस एंड फेडरल कैपिटल वाला पेपर। तो पहली चीज तो आपने ये क्लियर कर ली। अब आते हैं कि भाई हमारे पास फिजिक्स के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम रही
कि जो बच्चे थे उनको दुश्वारी का सामना रहा, या जो बच्चे थे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या जो बच्चे थे वो बोलने पर मजबूर हो गए कि हमने इस तरह की चीज़ें आज से पहले नहीं देखी। अब बारी बारी देखते चलते हैं। मेरा बेटा, अगर आप यकीनन आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा, किसी न किसी एकेडमी में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो मेरे बच्चे, एक कॉमन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे साथ भी ना क्लासेस में हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहा। क्या होता रहा सर? मेरे बच्चे, होता ये रहा कि जब भी हम क्लासेस के अंदर कोई प्रैक्टिस शीट दिया करते थे, जैसे मेरी आदत है, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक के 70-80 सवाल की एक शीट दे देता हूँ। आपको दिखाता हूँ अभी वो किस तरह की शीट होती है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, सब दिखाता हूँ। अभी प्रैक्टिस शीट दे देते थे। अब अमूमी तौर पे हमारे पास, हमारे अपने बैच के अंदर भी जो एमडी कैट के बच्चे हुआ करते थे, एंड आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, बच्चों का ये एतराज रहा करता था कि सर इतने मुश्किल क्वेश्चन तो सिर्फ इंजीनियरिंग वालों से पूछे जाते हैं, आप हमें क्यों दे रहे हैं, आप हमें ऐसा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं। मतलब अभी आप अंदाजा करना कि ये जो रिजल्ट ये मैंने शेयर किया है, ये भी अभी इस पर पूरा तफसील से मैं आऊँगा। ये जो बच्चा है जिसने केपीके में 174 मार्क्स लिए हैं, इसका मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है आज ही, वो भी इंशाल्लाह रात तक अपलोड हो जाएगा या कल तक अपलोड हो जाएगा। इस बच्चे के अल्फाज हैं कि सर जब आपने अपना थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि सर आप पढ़ाते पढ़ाते एमडी कैट की डोमेन से बाहर चले गए हैं, एमडी कैट की डोमेन से बाहर निकल गए हैं। तो मैंने आपसे थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा, फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में वापस ज्वाइन किया। ये इस बच्चे के अल्फाज हैं कि जब मैं प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने बैठा तो जो मुझे लग रहा था कि मैंने पढ़ा हुआ है और एमडी कैट के सिलेबस में यही सब कुछ है, उसको देखकर मुझसे प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही थी, पास पेपर सॉल्व नहीं हो रहे थे। फिर मैंने आपकी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो देखी तो उसमें कई सारे आपने ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए कि जिसके बाद मुझसे वो पास पेपर की शीट सॉल्व होना शुरू हो गई। फिर मैंने आपके लेक्चर्स वापस देखना शुरू करे। ये हमारे बैच का स्टूडेंट था, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास, अब बताने का मकसद क्या था, जो मैं बता रहा हूं जो बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम रहा, आपका भी यकीनन रहा होगा। बच्चे को जब क्वेश्चन दिए गए तो हुआ क्या, बच्चे ने 2020 से लेके 2024 तक के जिन अपने सीनियर से पूछा तो उनको ये गलत गाइड किया गया कि बेटा फिजिक्स पढ़ने की तो नीड ही नहीं होती, बस रटी रटाई डेफिनेशन है, कभी यूनिट पूछ लेगा, कभी फॉर्मूला पूछ लेगा, कभी डेफिनेशन पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट किस चिड़िया का नाम है वो पीएमडीसी वालों को पता है ही नहीं। तो पीएमडीसी वालों ने 2025 का पेपर देकर साबित कर दिया कि कॉन्सेप्ट किस चिड़िया का नाम है उन्हें बहुत अच्छे से पता है, अगर वो अपनी करने पर आए तो क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसका भी इल्म हो गया होगा कि अपकमिंग एमडी कैट एग्जामिनेशन के लिए पीएमडीसी ने अपना खुद का क्वेश्चन बैंक बना लिया है। आपने पिछले दिनों जो हमारे ऑनरेबल वजीर सेहत हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसके अंदर उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट भी किया था। जी सर, बिल्कुल सुनी थी। अब देखो इधर बच्चों को शीट दी जाती थी, बच्चे बोलते थे सर इसको करने की नीड ही नहीं है, या वो करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि सर इतने मुश्किल क्वेश्चन कौन पूछता है, कोई भी नहीं पूछता, ठीक है। अब और कई सारी जगह पे जहां पर लोगों के पास प्रैक्टिस मटेरियल नहीं था या उन्होंने प्रैक्टिस मटेरियल देना नहीं था, इन सारी जगहों पे बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं कराई गई। अगर मैं सिंध की बात करूं तो मेरा बेटा, जो आपने सीबा का टेस्ट देखा, सखर आईबीए का जो आपने टेस्ट देखा, इसके अंदर 36 में से 23 आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। क्या ये गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। मेरे बच्चे, इस बात को समझो कि आप एक कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठे हो। आप यहाँ पे कोई कह लो कि फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने नहीं आए हुए, या आप अपनी खाला के घर नहीं हो, या आप अपने रिश्तेदार के घर दावत में नहीं गए हुए, आप एक कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस साल के अंदर पीएमडीसी की जो रजिस्ट्रेशन थी वो 1,40,000 थी, और पाकिस्तान भर में जो सीट्स हैं वो 10,000 भी नहीं बनती जाके। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 10,000 सीट्स भी मान लूँ, 10,000 सीट भी मान लूँ, तो मेरे बच्चे पूरे पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन कितनी है? 1,40,000। ये और ये चला गया, ये और ये भी चला गया, 10,000 सीट्स नहीं है। ये मैं अभी बहुत खुले दिल से और बहुत खुशफहमी का शिकार होकर मान रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? देयर आर 14 स्टूडेंट्स जो कि एक सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं या एक सीट के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो भाई ये कंपटीशन का इम्तिहान है। आप बताओ पीएमडीसी कैसे मेक श्योर करेगा कि जो मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं वो मैक्सिमम डिजर्विंग कैंडिडेट्स के पास जाए? आपको अपने इंटर के सिस्टम का ऑलरेडी पता है,
उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं होती। आपको अपने मैट्रिक सिस्टम का ऑलरेडी पता है, कोई कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं होती। आपको पता है कितना रिग्ड सिस्टम है, कैसे परसेंटेजेस आती हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हो। तो पीएमडीसी गरीब के पास एक ही क्राइटेरिया है कि आप एमडी कैट का पेपर इस अंदाज में सेट करो कि जो बच्चा पढ़ने वाला है, जो बच्चा मेहनती है, जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली पढ़ता है, जो बच्चा काम से पढ़ता है, जो बच्चा ढंग से पढ़ता है, वही उसको निकाल सके। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे बच्चे, आज के बाद आपका ना ये वाला रवैया तो खत्म हो जाना चाहिए। अपकमिंग जो एमडी कैट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये हिदायत है कि बेटा ये रवैया तो आपके दिमाग को छू कर भी ना गुजरे। क्या सर? कि भाई ये पेपर में आ सकता है। तो अभी मैंने आपको मिसाल दी कि इस साल का सिंध का पेपर उठा के देखना, वो बिलाल ज़िया ने अपने घर में बैठ के नहीं बनाया। 36 में से 23 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-3 लाइन में हल होने वाले हैं, लेकिन है बच्चे का एक कॉमन पॉइंट ये रहता था कि सर न्यूमेरिकल्स तो एमडी कैट में आते ही नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका पीएमसी जिम्मेदार है, जिसने 2020 से लेकर 2024 5 साल तक एक सत्यानाश कर दिया। इस तरह का पेपर दिया कि बच्चा इस अब नए अंदाज वाले पेपर को देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने खुद अपने कानों से एक बच्ची का इंटरव्यू सुना जो गालिबन एग्जामिनेशन सेंटर से निकली थी। तो उससे कोई जो ये टेस्ट सेंटर की कवरेज कर रहे होते हैं मीडिया हाउसेस, उसमें से किसी बंदे ने उससे सवाल पूछा कि हाउ वाज द टेस्ट। तो उसने लिटरली रोने वाले अंदाज में कहा कि जो हम सारा साल तैयारी करते रहे वो तो हमसे पूछा ही नहीं गया। तो मेरे बच्चे, मुझे ये बताओ कि आप अपनी खाला के घर आए हो, जो आपने सारा साल तैयारी करी है वही आपसे पूछा जाएगा। भाई आप क्यों एक गलत किस्म के खुशफहमी में जिंदा रहने की कोशिश करते हो? क्यों आपसे वो पूछा जाएगा? भाई अगर वो इतना ही आसान पेपर बना देंगे तो 1,40,000 में अगर ये 10,000 का नंबर भी ट्रू है तो 10,000 सीटें तकसीम कैसे करेंगे? आप इनको कोई फॉर्मूला बना के दे दो। पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, समझो इस बात को। अब हमारे पास यहां पे आता है हमारा अगला क्वेश्चन। सर आप जो है वो एनालिसिस तो पूरे पेपर का देने वाले हैं, तो आप सिर्फ फिजिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे बच्चे, उसकी रीजन ये है कि अक्सरियत बच्चे की वो है कि जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं रहा, बायो में प्रॉब्लम नहीं रहा। प्रॉब्लम रहा तो किस में रहा? प्रॉब्लम रहा तो फिजिक्स में रहा, उसकी रीजन। और प्रॉब्लम कुछ बच्चों को केमिस्ट्री में भी रहा, उसको भी हम यहीं पे कवर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट वेंट रॉन्ग? ये सवाल उन बच्चों के लिए खास है कि जो, गौर से सुनना, कि जो अगले साल इंप्रूव करने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा बेटा, किसी चीज में बेहतरी कब लाई जाती है? आपने जब वेव्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने जिससे भी पढ़ा होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड का टॉपिक, उसने बताया होगा कि पहले न्यूटन ने अपना एक फॉर्मूला दिया और उससे वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट की एंड आंसर केम आउट टू बी 282 मीटर पर सेकेंड। फिर लैपलास ने इसमें करेक्शन करी और कहा कि आंसर है 340 मीटर पर सेकेंड। लैपलास ने एक करेक्शन फैक्टर भी इंट्रोड्यूस किया। मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली सोच के बताना, अच्छे से सोच के बताना, अगर लैपलास ये करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस ना करता, गामा वाला, सीपी ओवर सीवी वाला, थोड़ी काम की बात हो रही है, तो क्या न्यूटन से इसका आंसर मुख्तलिफ आता? नहीं आता। न्यूटन का फॉर्मूला था √P ओवर रो, P फॉर प्रेशर, रो फॉर डेंसिटी। अगर लैपलास अपना फॉर्मूला V इज इक्वल टू √γP ओवर रो ना करता, क्या इसका आंसर 340 आता 0 डिग्री सेल्सियस पे? नहीं आता। उसका आंसर भी 282 आता, 282 आता। अब इसमें आपके लिए सबक है। अगर आप इंप्रूव करने की तैयारी कर रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आपने इस पूरे साल में क्या गलती करी है, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? नहीं कर सकते आप इंप्रूव। तो मैंने यहां पे यही चीज लिखी है कि भाई जो लोग इंप्रूव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन इससे पहले फर्क समझ लो, रिपीट क्या है, इंप्रूव क्या है। लैपलास अगर वही कैलकुलेशन करता जो न्यूटन ने करी, इसने छाप दी, तो ये रिपीट कर रहा है, इंप्रूव नहीं कर रहा। लैपलास ने कहा कि साउंड का प्रोपेगेशन एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल नहीं है, तो इसके बाद इंप्रूवमेंट आई, कुछ चीज चेंज करी। तो मेरा बेटा, पहले आप सीखोगे आपने क्या गलती करी, फिर हम इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, आप अपने आप से सवाल करो, मैं आपको गाइड करता हूं। पता है आपने क्या गलती करी? हमारी जो अवाम है उसको अक्सर ये लगता है, हम भी जब बच्चे थे हमें भी यही लगता था कि टीचर का लेक्चर देख लिया तो हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं।
अगर टीचर का लेक्चर देखने से ही फकत हो जाता तो आप जिन एकेडमीज में बैठते रहे हो, एक एक क्लास में 100, 150, 200, 250, 300 बच्चा बैठता है। एक ही टीचर एक ही क्लास में 300 बच्चों को लेक्चर देखता है। 300 बच्चे उस एक टीचर को देख रहे होते हैं। अगर लेक्चर देखने से नंबर आ रहे होते, सिलेक्शन हो रही होती, तो 300 के 300 174, 174 भी क्या 180 आउट ऑफ 180 लेके बैठे होते। तो लेक्चर देखना सफिशिएंट नहीं है। आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या जो आपने लेक्चर देखा था, आपने उन लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग थी या जो लेक्चर का मटेरियल था, उसकी आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की थी? तो आपको आंसर मिलेगा सर हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की थी। क्या आपको जो टीपीपी दी गई थी, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्या वो लगाए थे? तो आंसर मिलेगा नहीं सर, उस पर तो हमसे कोताही हुई थी, हमसे गफलत हुई थी। हमने शुरू के 2 चैप्टर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगाए, लेकिन उसके बाद हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर हमें लग रहा था कि पेपर बहुत आसान आएगा और हमें ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही सुबह सुबह मुंह धोए बगैर जाएंगे और पेपर में पूरे नंबर लेकर आ जाएंगे। क्या मेरा बेटा आपका जो टेस्टिंग सिस्टम रहा, क्या आपने टेस्ट दिए? नहीं सर, टेस्ट तो नहीं दिए, हमने सोचा पहले बैकलॉग मुकम्मल कर लें फिर टेस्ट दे देंगे। अच्छा, क्या आपने लाइव क्लासेस अटेंड की थी? मतलब जहां भी आप जिस भी एकेडमी में पढ़ते थे? नहीं सर, लाइव क्लासेस तो हमने अटेंड नहीं करी क्योंकि हमारा एक चैप्टर निकल गया था किसी वजह से, उसके बाद हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। या अगर हमारी एकेडमी वालों ने हमें रिकॉर्डिंग भी दी तो हमने वो देखने की जहमत नहीं करी। तो मेरे बच्चे, यही तो सारे मसले मसाइल हैं। अब आपने इसमें से देखना है सर हमने सब कुछ किया था लेकिन हमसे आखिर में टाइम मैनेज नहीं हुआ, या इसकी अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, इन्हीं की और शक्लें भी हैं। सर और शक्लें क्या हो सकती हैं जरा बताएं। देखो सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मेरी पेपर के दिन हालत खराब हो रही थी। कॉन्फिडेंस का ना आना किस चीज की निशानी है? आप मुझे बताओ, कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो पैदाइशी तौर पे कॉन्फिडेंट पैदा होता है? नहीं, आप, मैं, हम सब आजू बाजू वाले इर्द गिर्द से ही तो कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। तो एक एमडीकेट एस्पायरेंट के पास कॉन्फिडेंस कहां से आता है? किसी भी बंदे के पास कोई काम जब आता है या कॉन्फिडेंस आता है तो वो प्रैक्टिस करके आता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, प्रैक्टिस अकेली एक ऐसी चीज है, अगर कोई एमडीकेट एस्पायरेंट सिर्फ इस बात को समझ ले कि वो प्रैक्टिस तमीज से कर ले तो उसको पोजीशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उन बच्चों की शक्लें भी दिखाऊंगा कि जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो प्रैक्टिस विल मेक यू इवेंचुअली परफेक्ट। सर ये तो हमें भी पता है, बच्चे आपको पता है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। ये जो बच्चा है ना जिसके साथ मैंने आज इंटरव्यू कंडक्ट किया, जिसका ये मैं आज इंटरव्यू रात में अपलोड करूंगा, इसकी सुनना क्या कहता है। इसने कहा कि मैं फजर के बाद बैठ के अपनी प्रैक्टिस किया करता था। लाजमी नहीं है आप फजर के बाद बैठ के पढ़ो, आप सुबह में नहीं पढ़ सकते, रात में पढ़ो, शाम में पढ़ो, जब दिल करता है पढ़ो। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितनी तरह के क्वेश्चंस आपके देखे हुए होंगे, सीन क्वेश्चंस होंगे, आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे कि यार ये तो क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, इसका यही आंसर है, ये तो क्वेश्चन मेरी हाथ से गुजरा हुआ है, इसका यही आंसर है। अब क्या करना है? अब देखो, 2 तरह के बच्चे हैं हमारे पास। अभी मैं उनसे मुखातिब हूं कि जिनका एमडीकैट हो चुका। 2 तरह के बच्चे हैं हमारे पास। सर कौन कौन से? एक वो जो कई दफा इंप्रूव कर चुके, 1 दफा 2 दफा, अब उनकी हिम्मत नहीं है। तो मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इंजीनियरिंग के अंदर आप डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हो। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर हाशिम ज़िया की एक वीडियो पिन करूंगा जो आपको गाइड कर रहे हैं कैसे आप एडिशनल मैथ्स के पेपर दे सकते हो और आप अपनी डोमेन ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सारी फील्ड्स हैं भाई, ये दुनिया बहुत छोटी नहीं है। देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद मैं आता हूं उन लोगों पे कि जिनकी सुई एमडीकैट में ही अटकी हुई है। मतलब मैं खुदा ना खास्ता आपको ब्लेम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा कि आप कोई गलत कर रहे हो। ये 2 पॉइंट्स मैं साथ में बताऊंगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो, जितना बड़ा मकसद होता है ना, उसके लिए मेहनत भी उतनी बड़ी होती है, जहन में रखना। इंजीनियर तकरीबन हर बंदा बन सकता है, लेकिन हालांकि मैं खुद भी इंजीनियर हूं, लेकिन मेरा मानना है कि डॉक्टर हर बंदा नहीं बन सकता। डॉक्टर के लिए अलग लेवल की एफर्ट होती है, पढ़ाई के दौरान भी, पढ़ाई से पहले भी और पढ़ाई के
बाद भी अलग लेवल की एफर्ट रहती है डॉक्टर्स की। आपके जो सीनियर डॉक्टर बन रहे होंगे, पूछना पहले एमडी कैट में उन्होंने अपने आप को रगड़ा होगा तमीज से, क्योंकि हल्के लोगों का एमडी कैट क्लियर नहीं होता। उसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई से 10 गुना ज्यादा आसान है। आई एम बीइंग एन इंजीनियर, मैं ये कह रहा हूं भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसके बाद फिर एफसीपीएस, फिर आपके पास ये जो स्पेशलाइजेशन होती है, उसके बाद जाके आपके पास एक डॉक्टर एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है कि हाँ, जहां पे जो है ना, वो हम जो मजाक मजाक में कभी कह भी रहे होते हैं कि डॉक्टर की उस टाइम की एक दिन की जिंदगी इंजीनियर की 100 साल की जिंदगी से बेटर है। ये वैसी मजाक में एक बात थी। सारे प्रोफेशंस इक्वली रिस्पेक्टेबल है। आपने इंजीनियरिंग करनी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई, कोई परेशानी नहीं है। मतलब हलाल रिस्क कमाना है ना, किसी भी तरह से कमाओ आप, ठीक है। लेकिन वो लोग कि जिनको व्हाइट कोट ही अजीज है, तो पहले तो एक लम्हे के लिए यहीं पे रुक जाओ और सोचो कि क्या आप वाकई कर सकते हो। रास्ता फिर मैं बताऊंगा आपको, वाकई कर सकते हो। अगर वाकई कर सकते हो तो फिर आपने ना ये चीज सोचनी है कि आप एक्चुअल में इंप्रूव कैसे कर सकते हो। पहले तो आपने ये देखा कि यार इस साल मैंने क्या क्या गलतियां करी, मैंने कोई ऐसी दोस्तियां रखी हुई थी। एक चीज और जहन में रखना, ये जितनी भी दोस्तियां होती हैं ना मेरे बच्चे, ये सब टेम्परेरी होती है। आपका जो कैरियर रहेगा ये हमेशा परमानेंट रहेगा। जो ये दोस्तियां हैं ना, जिनके बगैर आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते, ये सब टेम्परेरी हैं। जो आपका कैरियर है, जो आपके साथ रहेगा, वो हमेशा कैसा है, परमानेंट है। तो जो चीज परमानेंट रहने वाली है उसको उसके लिहाज से अहमियत दो, तो आप बहुत आगे जाओगे। आप नोट करना, ये आप ऐसे मत समझना कि मैं आपको डांट रहा हूं, मैं कोई नहीं हूं जो आपको डांटूं। आप इसको समझो कि एक बड़ा भाई है कि जिससे आप कोई चीज शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो चूंकि आपकी फील्ड से ही बिलोंग करता है, तो वो आपके जज्बात को, एहसासात को समझता है कि आप किस दुख से गुजर रहे हो, आप किस दर्द से गुजर रहे हो। अभी आप जो है वो आंसू पोंछ के हटे हो, आपके दिल में क्या थॉट्स आ रही हैं, आप किस रास्ते पे जाना चाह रहे हो, तो वो आपको उस लिहाज से गाइड कर रहे हैं। तो हाउ टू एक्चुअली इंप्रूव के अंदर मैं हमेशा 2 चीजें कहता हूं। नंबर 1, आप मेरा बेटा एक्सप्लोर करो कि कोई और ऐसी फील्ड जो कि मेडिकल रिलेटेड है, जैसे डीपीटी है, जैसे फार्मेसी है, इसमें से किसी फील्ड में, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, जो भी आपके पसंदीदा मेडिकल यूनिवर्सिटी है। किसी को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर पसंद है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो और कौन सी फील्ड्स हैं अदर देन एमबीबीएस बीडीएस के, जिसमें वो आपको एडमिशन दे सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आप जैसे रेडियोलॉजी होती है, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं यार, इसमें से किसी फील्ड में एडमिशन लो और साथ साथ तैयारी करके दे दो आप। मैं आपको एक लिटरली ऐसी बंदी की मिसाल बता सकता हूं, और वो मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट्स में से है। उस वक्त मैं मतलब ट्यूशंस पढ़ाया करता था, बहुत पुरानी बात है, 2016-17 की बात है ये। 2016-17 के अंदर मैंने उस बच्ची को पढ़ाया था, मतलब घर पे जाके पढ़ाया करता था मैं उस वक्त। तो मैंने उस बच्ची को पढ़ाया, फिजिक्स ही पढ़ाता था। मैंने उस बच्ची को फिजिक्स पढ़ाया, उसका पहले साल क्लियर नहीं हुआ। वो कराची की एक बहुत मशहूर एकेडमी में भी थी, उसका एग्रीगेट नहीं बना, क्लियर नहीं हुआ। मैंने यही सेम एडवाइस मेरे बच्चे उसको भी दी कि बेटा डीपीटी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, फूड साइंसेज, बायोमेडिकल, कोई और जो आपको अच्छा लगे उसमें आप एडमिशन लो। टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम आपने ज़ाया नहीं करना। और उसके बाद वापस आप एमडी कैट की तैयारी करो, मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। मुझे पता था उस बच्ची का पोटेंशियल है, वो क्लियर कर सकती है। उसने मेरी मानते हुए कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फूड इंजीनियरिंग या फूड साइंस का डिपार्टमेंट हुआ करता था। कराची की बच्ची थी, मैं खुद भी कराची का हूं। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर उसने एडमिशन ले लिया। अगले साल दोबारा अपेयर हुई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसका एग्रीगेट बन गया और उसको जेएसएमयू में बीडीएस मिला। उसने बीडीएस ही करना था, डेंटल सर्जन बनना था। अब माशाल्लाह से वो अपना क्लिनिक चला रही है, उसको 2-3 साल हो गए, ठीक है, 2-3 साल हो गए हैं उसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज्जत रख ली मेरी बात की। तो बताने का मकसद ये मेरे बच्चे कि आप कोई एक फील्ड और चूज करो, एमडी कैट से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। उसके साथ साथ आप अपने गोल से डाइवर्ट नहीं होना। बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, फार्मेसी में एडमिशन लिया, फूड साइंस में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी पहुंचे, वापसी बड़े हो गए ना, पर लग गए, वापसी दोस्तियां पाल ली। अरे भैया, जो तुम्हारा बंदा और बंदी है ना, वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा अगर तुम अपने कैरियर में पीछे रह गए। जहन में रखना इस बात को।
अहमियत आपके कैरियर की है, जिसको अगर आप बना लेते हो तो बहुत आगे जाओगे, नहीं बना लेते तो अपना नुकसान करोगे। तो अब कोई बोलेगा कि सर नहीं, मैं उस लेवल का डेडिकेटेड एमटीकेट एस्पायरेंट हूं कि मैं ये भी नहीं करना चाहता या करना चाहती, कोई मसला नहीं है, आपको भी मैं एक ऑप्शन दे देता हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी एफएससी की मार्कशीट देखो। अपनी एफएससी की मार्कशीट में आप देखो कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जो इंप्रूव कर सकते हो। आप में से यकीनन सारे बच्चे ऐसे नहीं होंगे कि जिनकी 90% से ज्यादा एफएससी की परसेंटेज होगी, बहुत थोड़े बच्चे ऐसे होंगे। तो अगर आप साथ में डीपीटी फार्मेसी नहीं कर रहे और एमडीकैट इंप्रूव करना चाह रहे हो तो एफएससी के सब्जेक्ट्स उठाओ जिनको आप इंप्रूव कर सकते हो। वजह भाई, एमडीकैट तो आप इंप्रूव कर रहे हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा अगर आप लग के पढ़ोगे। एफएससी की परसेंटेज को आप इंप्रूव करो। एफएससी की अगर आपकी पहले 70 है उसको 80 पे लेके जाओ, कोई कमाल नहीं है, आराम से जाएगी। अगेन इस बच्चे की मैं आपको मिसाल दूंगा, आप खुद सुनना। इसने अपने इंटरव्यू में कहा, इसने कहा कि इसने जो अपना पहला साल था उसमें इस बेचारे की एफएससी की परसेंटेज कम थी, उसके बाद इसने अपना एफएससी भी इंप्रूव किया अपने इंप्रूवमेंट वाले साल में। यह मैं आपको सारी वो चीजें बता रहा हूं जो कि आपके पास कोई टॉपर स्ट्रेटेजी रहती है ताकि आपका नुकसान ना हो। एफएससी इंप्रूव करो और साथ में एमडीकैट। ठीक है मेरे बच्चे। अब इसी साल के अंदर जो बच्चे अभी तक सिर्फ केपीके का रिजल्ट आया, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल सब बच्चों का खराब रिजल्ट आया, ये आपकी मोटिवेशन के लिए मेरे बेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तक सिर्फ केपीके का ऑफिशियल रिजल्ट आया है, ठीक हो गया, ऑफिशियल रिजल्ट सिर्फ केपीके का है। तो मेरे बच्चे ये देखो, आपको यहां पे नजर आना शुरू होगा। ये बच्चा शायान, ये एमडीकैट 3.0 का था, 1.0 का नहीं था। इसने 174 मार्क्स लिए आउट ऑफ 180। अगर आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करो ना, सिर्फ मार्क्स की परसेंटेज, तो 174 डिवाइडेड बाय 180 96.6% बनता है। ये हमारा रेगुलर बैच का स्टूडेंट था। आपकी जो महंगी महंगी एकेडमीज है ना, जो 75,000 80,000 चार्ज करती हैं, उनकी ये हैसियत नहीं है कि इस तरह का एक रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर सके। 174 आउट ऑफ 180। सिमिलरली अगला बच्चा शाहसवार 170 आउट ऑफ 180। इसी तरह से जुबैर, ये भी एक बच्चा है, 168 आउट ऑफ 180। इसी तरह से एक बच्ची निम्रा बतूल 166 आउट ऑफ 180। हुदैबिया नईम, ये हमारे आखिरी बैच में आए थे, आखिरी बैच में आई थी ये बच्ची हमारे पास, 163 आउट ऑफ 180। फिर जवाद अहमद 163 आउट ऑफ 180। ये सारे वो बच्चे हैं जो कि मेरे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि 153 आउट ऑफ 180 ये कोई हल्के मार्क्स हैं, ये मेरे बच्चे 85% मार्क्स बनते हैं। सर आपने कैसे निकाला? भाई 153 को 180 से डिवाइड कर दो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा। 85% का मतलब यह है कि पिछले साल जो 200 मार्क्स का पेपर हुआ था, अगर ये 200 मार्क्स का पेपर हो तो ये जो मार्क्स है ये 170 का स्कोर है। और इन सब बच्चों का एग्रीगेट इस काबिल है कि इनका एडमिशन इंशाल्लाह अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। अब ये मुनीबा अकबर बच्ची, ये बच्ची सवात से बिलोंग करती है। इनके इलाके में सिग्नल के इश्यूज हैं, ये लाइव क्लास नहीं ले पाती थी, रिकॉर्डिंग देखा करती थी। अब ये वो रिजल्ट हैं जो कि मेरा बेटा अभी हमारे पास अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल कैसे? यहां मैंने लिखा हुआ भी है, ये मैंने पब्लिश नहीं किए। क्यों? क्योंकि ये अभी की से बच्चों ने वेरीफाई करके हमें बताए हैं। लेकिन ये बच्चे अच्छे पढ़ने वाले थे, इनके रिजल्ट अच्छे ही रहेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह के होंगे। 19-20 होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मेरी दुआ है कि इनके गुमान से बढ़कर इन्हें और ज़्यादा मिले। ये मेरा बेटा हमारे पास इस साल की हाईलाइट है कि सिंध के अंदर हमारे पास एक बच्ची ऐसे भी है जो जिसके 170 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 180, जो कि हमारे बैच 4 की है। इसका एग्रीगेट 91% से ज्यादा बन रहा है। इस बच्ची का मैंने अभी नाम और चेहरा इसलिए छुपाया हुआ है कि बाद में इंशाल्लाह आपको इसका मैं प्रॉपर एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करके दूंगा ताकि आप देखो कि ये आप ही के साथ के बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे। अच्छा, इस बच्ची के हवाले से भी मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। अरीबा बहुत अच्छी बच्ची है, इसके हवाले से भी, मतलब ये अली मुर्तज़ा भी अच्छा बच्चा है। इसके हवाले से जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ ना, वो ज़रा आप गौर से देखो। अब देखो, हम यहाँ पे जब तैयारी कराते हैं ना, तो सिर्फ तैयारी कराना मकसद नहीं होता कि बच्चे से फीस ली और उसको फिर छोड़ दिया। हमने जब यहाँ पे तैयारी कराई तो हमने इन बच्चों का 3 से 4 मरतबा कोर्स मुकम्मल कराया, अर्ली बैचेस वालों का।
ये जो अरीबा बच्ची है, इसका एनईडी के टेस्ट से पहले, एनईडी यूनिवर्सिटी जो कि कराची की एक प्राइम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उनका पहला राउंड होता है मई के अंदर। मई 2025 में पेपर हुआ एनईडी का राउंड 1। उसमें इस बच्ची ने एनईडी के टेस्ट के अंदर भी स्कोर किया, एनईडी के राउंड 2 में भी स्कोर किया। तो इस बच्ची का एमडी कैट देने से पहले एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी सीट हुई थी, इसको फील्ड में एडमिशन मिला हुआ था। तो मेरे बच्चे, अब आप देखो ना कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हम सिर्फ यही करते कि सिलेबस को आखिरी टाइम तक घसीट के लेकर आते कि एमडी कैट तो अक्टूबर में होना है, अब आप सोचो कि इन बच्चों का कॉन्फिडेंस माशाल्लाह से किस लेवल पर रहा होगा कि इनको पता है कि हम ऑलरेडी एक इदारे में पोजीशन होल्डर रहे हैं, और वो इदारा भी कोई हल्का नहीं है, एनईडी जैसा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, कि जिसका जब इस साल टेस्ट हुआ जुलाई में राउंड 2, तो उसके बाद एक टाइम्स ऑफ कराची ने एक खबर लगाई थी, डॉन न्यूज में भी वो खबर आई थी, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इस साल मेजॉरिटी ऑफ द A1 ग्रेडर्स फ्रॉम सिंध वर अनेबल टू पास द एनईडीज एंट्री टेस्ट। और वहीं पर हमारे 130 से ज्यादा बच्चे थे कि जिनका 90+ स्कोर आया था। इस बच्ची का भी आया था, मैं आपको दिखाता हूं। सर हाशिम ज़िया ने अपने चैनल पे अपलोड भी किया हुआ है, 2 महीने पुरानी पोस्ट है, आज की पोस्ट नहीं है, ठीक है। 131 से ज्यादा बच्चे थे, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको बच्ची नजर आ रही होगी यहाँ पे, इसके ये नजर आ रहे हैं आपको इसके मार्क्स। ये बच्ची मेडिकल की है, अरीबा, ये आपको नजर आ रही है, ये मेडिकल की बच्ची है हमारी। अब इसका माशाल्लाह से इसमें भी हो गया, अल्लाह इसे और कामयाब करे आगे। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक हमारे पास बच्ची थी, उसका आगा खान में भी क्लियर हुआ, और वो आगा खान बोर्ड से थी, और उसकी आगा खान बोर्ड से ही रहते हुए एनईडी के अंदर भी पोजीशन आई थी। वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को परस्यू करने चली गई। अब आप अंदाजा करो कि ये वो बच्चे हैं कि जिनका सिलेबस मई में खत्म हो जाता है, और उसके बाद अगेन फिर मैं यही कहूंगा, ये जो आज इस बच्चे का इंटरव्यू अपलोड होगा ना, इसको सुनना। ये बच्चा बैच 3.0 का था, इसने हमारे साथ 3 मरतबा कोर्स मुकम्मल किया था, लाइव क्लासेस में 3 मरतबा कोर्स मुकम्मल। मतलब बच्चों का जो कैलिबर है वो रिवीजन के बाद किस लेवल पे चला गया होगा। अनऑफिशियल रिजल्ट्स की भरमार है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे बच्चे हमारे बैचेस के बच्चे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जिनके आपको जिनका स्कोर नजर आ रहा है। अभी जाहिर है हमने ये पब्लिश नहीं किया क्योंकि ये अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं जो इन बच्चों ने अपना स्कोर देखने के बाद सबमिट किया है। ये यूएचएस के अंदर है हमारे पास। इन बच्चों के लिए भी अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अच्छे से नसीब करे, जो भी इनके हक में बेहतर है मेडिकल कॉलेज। तो मेरे बच्चे, अब देखो, आपने इंप्रूव करना है, तो आप इंप्रूव करने के बाद ये भी सोचो कि आप इंप्रूवमेंट करने में क्या वापस वही काम करना चाहते हो। आपने यकीनन कोई ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन की होगी। ऑफलाइन एकेडमी के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां आ रही है मेरे बच्चे कि आप आने जाने में अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप दोस्तियां यारियां लगाने में अपना टाइम वेस्ट करते हो। अगर आप वही टाइम अपना प्रैक्टिस मटेरियल को दो, आप अच्छे से सॉल्व करो, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या फायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा और पेपर वाले दिन आपकी तबीयत खराब होने से भी क्या होगी, बच जाएगी। अब जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो अभी हमारा जैसे बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, अच्छा मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हर टीचर का ऐसा ही है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक के अंदर रेलेवेंट क्वेश्चंस की भरमार कर दी जाती है। जैसे मैं आपको ना मिसाल से दिखाता हूं, अभी आपको मैं मिसाल से दिखाता हूं, अभी पता चलेगा। अब देखो मेरे बच्चे, ये आपके सामने आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, ठीक है। ये हमारा पोर्टल जहां पे हमारी क्लासेस होती है। अभी जैसे मैं फिजिक्स का सेक्शन पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स के अंदर आप गए, फिजिक्स के अंदर, अच्छा अब बल्कि पहले वही देख लो, फिजिक्स में गए। अभी इस वक्त मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप आए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तकरीबन हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब इसका अगर मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल दिखाऊं, प्रैक्टिस मटेरियल, ये देखो प्रैक्टिस मटेरियल क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए। अब देखो हमारे पास अभी तक मैंने आपको बताया 5 लेक्चर हो गए, उसके अंदर मैंने 2 मेजर टॉपिक्स कवर किए हैं, कूलम्स लॉ का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब मेरा बेटा ये कूलम्स लॉ की शीट है, ये सिर्फ कूलम्स लॉ की शीट है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट नहीं है। ये चार्ज और कूलम्स लॉ की शीट है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी शीट। और ये कितनी बड़ी शीट है माशाल्लाह से। अब आप अंदाजा करो कि जो बच्चे सिर्फ एक कूलम्स लॉ के टॉपिक के 76 क्वेश्चंस करेंगे,
उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर जाएगा। फिर ये प्रैक्टिस शीट 2 आती है हमारे पास। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शीट है और कोई टॉपिक इसमें शामिल नहीं है। गॉसेस लॉ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आता है फ्लक्स की वजह से। अब ये मेरे बच्चे आपके पास शीट है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। अभी हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर की शीट हमारे पास बाकी है। मजेदार बात, आप लोगों का एमडी कैट का एग्जाम कब हुआ है? एमडी कैट का एग्जाम आप लोगों का हुआ 26 अक्टूबर को। मैं आपको मजेदार एक चीज और दिखाता हूं, खासतौर पे ये सिंध वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बल्कि मैंने उसी दिन उन बच्चों को भी ये बात बताई थी, आप लोगों को भी बताता हूं। देखो गौर से, आप ये देखो, ये वाला लेक्चर जो मैंने, ये जो लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये मैंने कब लिया है? 25 अक्टूबर को लिया है। ऐसे ही है, 25 अक्टूबर को लिया है, आपका 26 अक्टूबर को टेस्ट था। लेक्चर 5 को खोलते हैं और आगे चलते हैं। ये नोट्स हैं जो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। ये जो मैंने यहां पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना मेरे बच्चे, इसको जरा गौर से देखो। ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक, इसको जरा पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। आपको एहसास होगा, दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं तो इनके दरमियान में नल पॉइंट हो ही नहीं सकता। नल पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द चार्जेस, और अगर दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इट विल ऑलवेज बी नियरर टू द स्मॉल चार्ज। आपको ये देख के कुछ ना कुछ याद तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत, कि ऐसा कुछ आपने यकीनन इस दफा के पेपर में भी देखा था, जो एक सवाल मैंने सॉल्यूशन में भी डाला है, याद आ रहे हैं? ये सिर्फ हमारे पास नहीं होता, ये आपको इसमें हर टीचर ऐसा ही मिलेगा आपको इसमें, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस रहती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है? अच्छा, इसके अंदर मेरे बच्चे जो आपकी ये महंगी महंगी कोचिंग एकेडमीज हैं, 70, 75, 80 हज़ार रुपए ले रही हैं, आप जाके उनका पोर्टल खंगालो, उनकी ऑफलाइन क्लासेस खंगालो, जाके चेक करो। एक टॉपिक तो छोड़ो, अगर आपको पूरे चैप्टर के भी इस तरह 200-250 सवाल मिले हो तो आपका प्रैक्टिस वाला मसला कभी भी नहीं आएगा। अब मेरे बच्चे देखो, हमारे पास जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास आइडियल अपॉर्चुनिटी है। क्या आइडियल अपॉर्चुनिटी है मेरे बच्चे? अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो, हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर से, बल्कि 14 से नहीं हो रहा, 15 से हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी। 15 को हमारे पास क्या डे पड़ रहा है मेरे बच्चे? हमारा जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है 15 नवंबर से। 15 को हमारे पास सैटरडे पड़ रहा है इंशाल्लाह, ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इंप्रूवर्स का इसके अंदर क्या फायदा रहेगा? गोल्डन फायदा इसमें सुनो। फायदा ये रहेगा मेरे बच्चे कि जो इस साल का पूरा कोर्स था, जो इस साल हमने पूरा कोर्स पढ़ाया था, अभी आपको दिखाता भी हूं पूरा कोर्स, ये पूरा का पूरा कोर्स आपको एज इट इज मिलेगा। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। सर सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। क्या मतलब सर? देखो, आप में से कोई बच्चा अगर डीपीटी फार्मेसी के लिए तैयारी कर रहा है, अगर डीपीटी फार्मेसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे आपका जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका तो बैच खत्म हो चुका होगा। आपको पूरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, सारे टेस्ट की रिकॉर्डिंग, सारे एफएलपीस की रिकॉर्डिंग, सारी प्रैक्टिस शीट्स की रिकॉर्डिंग, हर चीज की रिकॉर्डिंग आपको इस बैच में मिल जाएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इस बैच का एक्सेस आपके पास अगले एमडी कैट तक रहेगा। अगला एमडी कैट कब? जब अक्टूबर 2026 में होगा। और इस पूरे बैच की जो फीस है ना, वो 7,500 रुपए है। 7,500, आपने सही सुना। इस 7,500 रुपए में आपको नंबर 1 कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। कंप्लीट कोर्स, आप अपना डीपीटी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, जिस इदारे का इम्तिहान आपने देना है आप दो। साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस भी 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो वो बच्चे जो कि इंप्रूव नहीं कर रहे, फ्रेश ही है, उनके लिए भी है, लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। भाई रिकॉर्डिंग तो सिर्फ इसलिए दी है ना कि अगर किसी का 1 महीने बाद लेट्स से यूएचएस में टेस्ट है, डाउ में टेस्ट है, केएमयू में टेस्ट है, आपने अपने पेस पे तैयारी करके देनी है। सर वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, जरा हमें दिखा दें आप वो रिकॉर्डिंग भी। अब देखो मेरे बच्चे, आपको यकीनी तौर पर यहां पर मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी सर बिल्कुल नजर आ रही है हमें आपकी स्क्रीन। अब देखो मेरा बेटा, जो मैं आपको कह रहा था ना कि आपको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और से देखो आप यहां पे, ये आया आपके पास, ये क्लास 11 की फिजिक्स जो मैंने पूरी पढ़ाई हुई है। अब ये उन लोगों के लिए खजाना है कि जो इंप्रूव कर रहे हैं। देखो आप मार कहां खाते हो? प्रैक्टिस ना करने पे मार कहां खाते हो?
किसी ऑफलाइन कोचिंग में आने जाने में, अपनी खच्चल ख्वारी करने में। भाई आपको ये सारे लेक्चर्स घर बैठे मिल गए, आप वेक्टर्स के चैप्टर में गए, ये वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आपने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे और उसके बाद पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं, जो वहां पे पढ़ाया हुआ है उनकी पीडीएफ अवेलेबल है। फिर चैप्टर एंड टीपीपी भी है, हर चैप्टर की टीपीपी अवेलेबल है, हर चैप्टर के 50, 100, 150, 200 सवाल आपको मिल रहे हैं, आपने सॉल्व किया, सॉल्व कर लिया। अब आपका दिल कर रहा है कि यार मैंने जो है वो पेपर देना है, तो भाई पेपर दो, आओ ये एमडी कैट एग्जामिनेशन में आ जाओ। अब आओ जरा यहाँ पे, आपका दिल कर रहा है फिजिक्स के टेस्ट देने, क्लास 11 के टॉपिक का टेस्ट देना है, स्केलर एंड वेक्टर का चैप्टर पढ़ा है, स्केलर एंड वेक्टर का आप यहाँ से जाओ टेस्ट दे दो, ये टेस्ट हमारा बना हुआ है, आप तसल्ली से टेस्ट दो, आपके पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है सर, टेस्ट दे दे। आपके जब कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है? टेस्ट देने से, फुल लेंथ देने से। हम लोगों ने जो पिछले साल कंडक्ट किए थे वो इन सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट थे। आप देखो मैं किस फोल्डर में हूं, एमडी कैट के फोल्डर में हूं। हमने एमडी कैट वाले बच्चों से एनईडी के टेस्ट भी लिए, क्योंकि कुछ ऐसा बच्चा था जो एनईडी में भी जा रहा था। जैसे मैंने आपको बताया आगा खान बोर्ड की एक बच्ची कि जिसने बायोमेडिकल में वो टेस्ट लिया, वो एडमिशन लिया। इसी तरह से अभी एक बच्ची का बताया कि जिसके 93 मार्क्स थे एनईडी के टेस्ट में, तो हमने इनके एनईडी के जो एफएलपी थे वो एनईडी के एफएलपी 3 अलग कंडक्ट किए थे, मतलब अलग लेवल की तैयारी चल रही है यहाँ पे। और अब पीएमडीसी के अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ पीएमडीसी के, तो एमडी कैट क्रैश बैच में आए हम, यहाँ आए हम एफएलपीज में, पीएमडीसी एमडी कैट एफएलपीज में। मेरे बच्चे हमने 12 के करीब एफएलपीज कंडक्ट किए थे। ये वही एफएलपीज हैं जो मैंने अलग से जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उनके भी कंडक्ट किए थे। तो मेरा बेटा अगर आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन लेने के बाद आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग्स डे 1 से मिलती हैं, और जितना जल्दी एडमिशन लोगे उतनी जल्दी आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलती है, कंप्लीट टीपीपी का सेट मिलता है, कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, कंप्लीट टेस्ट मिलते हैं, कंप्लीट फुल लेंथ पेपर्स मिलते हैं। इस साल की टीपीपीस का एक्सेस भी मिलता है जितने चैप्टर्स अब तक हो चुके हैं। इसी में आपकी लाइव क्लासेस भी शामिल हैं, और अगले एमडी कैट तक कोर्स सिर्फ एक बार नहीं होगा। ये जो हमारा बैच शुरू हो रहा है ये बैच 2.0 नहीं है, ये बैच 3.0 है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था सर बैच 2.0 कब शुरू होगा? भाई 2.0 अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, ये 3.0 है। इसका कोर्स सब कब तक खत्म होगा? मेरे बच्चे इसका कोर्स एक मरतबा अप्रैल में खत्म होगा, उसके बाद 2 मरतबा अप्रैल के बाद खत्म होगा जब आप अपने पेपर से वापस आओगे। सर और क्या क्या फीचर्स हैं? मेरे बच्चे लाइव क्लास रहती है हमारी। सर लाइव क्लास कैसे होती है आपकी? मेरे बच्चे हमारी लाइव क्लास स्मार्ट बोर्ड पर होती है। लाइव क्लास कैसे होती है? लाइव क्लास हमारी स्मार्ट बोर्ड पर रहती है, वो भी आपको दिखा देते हैं। मैं अपनी क्लास आपको दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मैं किस तरह से पढ़ा रहा होता हूँ। लाइव में आ गए, इसमें आ गए, क्लास 12 में आ गए, यहाँ आ गए, लेट्स से यहाँ पे कूलम्स लॉ पार्ट 3 देख लेते हैं। चलो इस तरह से मेरे बच्चे हमारी जो है ना वो क्लास रहती है। इस तरह से मेरे बच्चे हमारी जो है ना वो क्लास रहती है। ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब हर टीचर आपके पास ऐसे ही क्लास ले रहा होता है, अनलेस एंड अनटिल कोई मसले मसाइल ना आ जाए, कोई स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर जाहिर है हम नोट पैड पे आ जाते हैं, वरना लेकिन कोर्स आपका सारा का सारा मल्टीपल टाइम लाइव क्लास में कवर होता है। अगर आप बैच 3.0 में छोड़ के किसी ऑफलाइन एकेडमी में जाते हो, तब भी जब आपको वहां नहीं समझ में आ रहा होगा आप वापस आओगे इधर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये करके आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं, बच्चों से कभी झूठ बोला ही नहीं। और यही वजह है कि आपको हमारे जो पिछले साल के एमडी कैट के टेस्टिमोनियल्स हैं वो भी देखने को मिल रहे होंगे। ये आप मेरे चैनल पे जाओगे तो ये आपको ई कैट के अलग टेस्टिमोनियल्स मिल रहे होंगे, एमडी कैट के अलग टेस्टिमोनियल्स मिल रहे होंगे, बी कैट के अलग मिल रहे होंगे। टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े हैं जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है। फिर लाइव क्लास में सारा कोर्स मुकम्मल होता है। इसके अलावा मेरे बच्चे आपके पास डाउट ग्रुप की फैसिलिटी है, जिस डाउट ग्रुप में आप डाउट टीचर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरे बच्चे आपके पास डाउट क्लासेस अलग होती हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, आपका बाई वीकली टेस्ट होता है, आपका बाई वीकली टेस्ट होता है। आप एक चीज ध्यान में रखना, आप जितना मर्जी अच्छे पढ़ने वाले हो, अगर आप टेस्ट नहीं देते, और मैंने अच्छे अच्छे इदारों को देखा है, आप रिलेट कर सकते हो, जो टेस्ट नहीं लेते और सिर्फ लेक्चर देके समझते हैं उन्होंने आपकी जात पे एहसान किया, हालांकि इतनी मोटी फीस ली लेकिन उसके बावजूद टेस्ट नहीं लेते। हमारे यहाँ बाई वीकली टेस्ट है, और हर बाई वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन अलग अपलोड होता है
रिटन अलग और वीडियो सॉल्यूशन अलग। फिर हमारे पास यहां पे एक लीडर बोर्ड भी रहता है। सर ये लीडर बोर्ड क्या होता है? लीडर बोर्ड में मेरा बेटा जो हमारे टॉप 3 स्कोरर्स रहते हैं उनकी पिक्चर आती है या उनका जो है ना वो स्कोर पब्लिश होता है। दिखाता हूं आपको कैसे। इस लीडर बोर्ड का फायदा ये रहता है कि आपको जो है वो एक सेंस रहता है कि यार हमने जो है ना वो पढ़ना है। ये बाई वीकली टेस्ट है हमारे। अब जैसे टेस्ट नंबर 4 हो गया होगा ना तो इसका रिजल्ट पब्लिश हो गया होगा। अब जैसे फिजिक्स का रिजल्ट पे जाते हैं तो अगर आप देखो, क्योंकि क्लास 11 और क्लास 12 अलग अलग चल रही है, इसका भी बताता हूं आपको मैं। अब ये देखो रिजल्ट आया, ये मेरा बेटा हमारे पास टॉप 10 स्कोरर है। देख रहे हो ये लेवल है हमारे पास। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कंपटीशन का इम्तिहान है। आप नोट करो कि टॉप 10 स्कोरर जो हैं वो 25 में से 25 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आप अंदाजा कर लो, आप अंदाजा करो। सर इसमें MDCAT 2.0 का कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि MDCAT 2.0 का जो पहला टेस्ट है वो 4 नवंबर को होगा। अभी तक उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि MDCAT 2.0 शुरू ही 8 अक्टूबर को हुआ है, जैसे आप लोगों का 15 नवंबर को शुरू हो रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, ये रहता है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास क्या रहता है मेरे बच्चे? लीडर बोर्ड बता दिया मैंने, रिजल्ट का रिटन वीडियो सोल्यूशन बता दिया, डाउट क्लास बता दिया, डाउट ग्रुप बता दिया। हाँ, आपको जो टाइम टेबल दिया जाता है, जैसे अभी जो आपको टाइम टेबल मिलेगा, इस टाइम टेबल में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की फिजिक्स साइमल्टेनियसली चल रही होगी। सर हम कैसे कोप अप करेंगे? बेटा ये प्लस पॉइंट है। आपका दिल करता है आप 12 की पढ़ो, आपका दिल करता है आप 11 की पढ़ो। जो 12 वाला टीचर है वो अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद 11 पर आएगा, जो 11 वाला टीचर है वो कोर्स मुकम्मल करने के बाद 12 पर आएगा। आप किसी एक टीचर को फॉलो करोगे, आपका कोर्स तब भी मई में खत्म हो जाएगा। आप दोनों को फॉलो करोगे तो कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। ये इंप्रूवर्स के लिए आइडियल चीज है कि आप अपना टाइम अपने घर के कंफर्ट से पढ़ने में लगाओ, ना कि आप जा रहे हो 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने जाने में आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई, पीछे कुछ बचा नहीं, ना MCQ सॉल्व करोगे, ना टेस्ट दोगे, ना आपका कुछ रिजल्ट आएगा। तो मेरा बेटा आपके पास पूरा साल है पढ़ने के लिए, पूरा साल। जितना अच्छे से आप तैयारी करोगे उतने अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। फिर इसी 7,500 रुपए की फीस के अंदर मेरे बच्चे आपके पास कोऑर्डिनेटर कम मेंटोर अवेलेबल रहता है। आपका कोई भी मसला है, आपने पूछना है कि भाई अभी UET का टेस्ट आ रहा है, NED का टेस्ट आ रहा है, ETEA का टेस्ट आ रहा है, मैं बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट किस एक फील्ड में जा सकती हूं या जा सकता हूं ताकि मेरा साल अगेन वेस्ट ना हो। जैसे अगले साल जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनको हम यही कहते हैं मेडिकल वाले बच्चों को कि मेरा बेटा आपने मेडिकल तो देना ही देना है, साथ में NED का इम्तिहान भी दे दो, ताकि आपके पास ना एक फील्ड सिक्योर हो जाए और आप एक पीस ऑफ माइंड के साथ आगे चल रहे हो। तो मेंटोर भी आपके पास अवेलेबल है, कोऑर्डिनेटर जो हमारे पास है। तो मेरे बच्चे आप बैच 3.0 के बजाय 5.0 में भी आते हो तब भी फीस यही रहने वाली है, वो तब भी चेंज नहीं होगी। हो सकता है बढ़ जाए जैसे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कम तो खैर इससे हम क्या ही कर सकते हैं। ये 7,500 रुपए वन टाइम फीस है मेरे बच्चे, पूरे साल की फीस है। ये ऐसा नहीं है कि आज अलग है कल अलग होगी, ये वन टाइम फीस है और पूरे साल की यही फीस है। बोला ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, आगे चलें। अब सर रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है ये भी बता दें मेरे बच्चे। रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका सिंपल ये है, रजिस्ट्रेशन आपकी आज से ओपन है। सर रजिस्ट्रेशन हम कब तक करा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चे आप जितनी जल्दी कराओगे आपको उतनी जल्दी मटेरियल का, रिकॉर्डिंग का, चीजों का एक्सेस मिलेगा। आप 15 तारीख के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराओगे आपको तब भी बैच 3 में एडमिशन मिल जाएगा। बस नुकसान क्या होगा कि जो क्लासेस हो चुकी होंगी वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से कवर करनी होगी। हमारे यहां हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग होती है। आपका इंटरनेट नहीं है, आपकी लाइट नहीं है, आप लेक्चर नहीं ले सके, कोई इशू नहीं है भाई। आप क्या करो, आप तसल्ली के साथ बाद में रिकॉर्डिंग से कवर कर लो, टेस्ट दे दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर। तो मेरे बच्चे हमारे पास 7,500 रुपये फीस है और यह पॉसिबिलिटी नहीं है, जहन में रखिएगा, कि हम इसमें कोई कस्टमाइज प्लान बना सकें। सर मैंने सिर्फ टेस्ट सेशन लेना है, बच्चे यही फीस है। फिजिक्स पढ़नी है, यही फीस है। मेरे बच्चे जो हमसे ज्यादा 10 गुना थकी हुई क्वालिटी ऑफर करते हैं उनकी फीस 70-75 हज़ार है। हम तो जिस लेवल की क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं वो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जिस लेवल के रिजल्ट्स हमने प्रोड्यूस करें, आपको चाहिए जाके जो इतनी महंगी एकेडमीज हैं उनसे पूछो एक बार कि भाई इतनी मोटी फीस लेने का फायदा क्या है अगर रिजल्ट्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे आपके। तो मेरे बच्चे इनमें से किसी भी अकाउंट में आप फीस दे सकते हो। फीस देने के बाद आपने क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूं, गौर से सुनना है आपने। मेरे बच्चे फीस देने के बाद क्या करना है,
हाँ, उस बच्ची का मैसेज भी आ गया, उससे मैंने पूछा था अरीबा से कि मेरे बेटे आपको एनएडी में क्या पोजीशन ऑफर हो रही थी या क्या फील्ड ऑफर हो रही थी, तो उसका यही जवाब आया कि सर मेरी 3rd पोजीशन आई थी, मेरे लिए सारी फील्ड्स अवेलेबल थी, मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकती थी। तो अगेन फायदा तो रहता है कि अगर आप जल्दी शुरू करते हो, जल्दी खत्म करते हो तो फायदा रहता है। आपको यकीनन इससे पहले किसी ने गाइड भी नहीं किया होगा कि आप एनईडी का टेस्ट भी दे सकते हो या इंजीनियरिंग का टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि अक्सर और बेशतर इन चीजों पे हमारा फोकस रहता नहीं है। और उसकी वजह यह होती है कि जब बच्चे का साल जाया हो जाता है, जब बच्चे का नुकसान हो जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये तो बच्चे का नुकसान हो गया, हमें चाहिए था कि इसको पहले गाइड कर देते। हालांकि बीइंग ए मेंटोर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप बच्चे को पहले से ये बात गाइड करो कि भाई आप यहां भी जा सकते हो, आप यहां भी जा सकते हो, आप ये वाली फील्ड भी ले सकते हो, आप वो वाली फील्ड भी ले सकते हो। तो मेरे बच्चे आपने जब पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद मैं आपको यहां पे नंबर दे रहा हूं। ये जो आपको नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है 03088913 ये नंबर एडमिन वाले ही यूज करते हैं। आपने जब पेमेंट कर दी तो पेमेंट करने के बाद आपने 4 से 5 चीजें हमें भेजनी है। एक तो मेरा बेटा आपने स्लिप का स्क्रीनशॉट भेजना है, दूसरा आपने ट्रांजैक्शन आईडी भेजनी है ताकि हमें पता चले कि पेमेंट आप ही की तरफ से आई है, आप ही वो बंदे हो कि जिसने पेमेंट भेजी है, जिसने पेमेंट करी है। बोला ठीक है सर, और क्या भेजना है हमें और बताइए आप जरा। मेरा बेटा आपने अपना शुभ नाम भेजना है, मेरे बच्चे आपने अपनी ईमेल आईडी भेजनी है, आपने मैसेज उसी नंबर से करना है जिसको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, नंबर चेंज नहीं करना, जिस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराना है वही भेजना। साथ आपने अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी देनी है, ध्यान में रखना टारगेट यूनिवर्सिटी। और जो बच्चे मेडिकल के होते हुए इंजीनियरिंग का इम्तिहान देते हैं उनसे मैथ्स नहीं पूछी जाती, परेशान नहीं होना। जैसे ये जो अरीबा बच्ची जिसका मैं बता रहा था जिसने एनईडी का इम्तिहान दिया, तो मेरे बच्चे मेडिकल वालों से एनईडी के अंदर वही पूछा जाता है, बायो ही पूछा जाता है। आपने शायद अभी देखा था या पता नहीं देखा था, मैं दोबारा आप लोगों को दिखा भी देता हूं एक नजर। देखो यहां गौर से, देखो मेरे बच्चे यहां पे जरा गौर से एक नजर देखो, देखो यहां गौर से, आपको यहां पे नजर आ रहा होगा जो हमने यहां पे इनके एफएलपीस कंडक्ट किए थे, बच्चों के जो हमने फुल लेंथ पेपर कंडक्ट किए थे। मैं कहां चला गया फुल लेंथ पेपर, अच्छा 25-26 में घूम रहा हूं, 24-25 के थे फुल लेंथ पेपर। ये जो मेरे बच्चे हमने फुल लेंथ पेपर कंडक्ट किए थे एनईडी का, इसमें देखो क्या सब्जेक्ट लिखे हुए, प्री मेडिकल, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स। अच्छा, इसी तरह से कोई पंजाब का बच्चा या बच्ची है वो यूईटी में जाना चाह रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स, तो आप इससे नहीं परेशान होना कि आपको मैथ्स पढ़ा देंगे। अबे मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे भाई, आपकी बायो ही होगी, बस आपको उस वक्त तक मुकम्मल करा देंगे, ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर आप हमारे सिस्टम से रिलेटेड किसी चीज को जानना चाहते हो तो दिस नंबर इज नॉट फॉर द कॉल। आप कॉल करोगे भी तो कोई कॉल नहीं उठाएगा क्योंकि ये सिर्फ व्हाट्सएप पे एडमिशन क्वेरीज के लिए डील किया जाता है। आपको जो ये मैं नंबर लिख के दे रहा हूं 0307273275 इस पे आप कॉल कर सकते हो। 0307273275 इस पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा बेटा टाइमिंग रहेंगी सुबह 10:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, या सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हो आप। इस पे आपने कोई भी चीज़ पूछनी है हमारे सिस्टम से रिलेटेड जो मैं बताना भूल गया वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है मेरे बच्चे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों से मुलाकात होती है हमारे बैच के अंदर और एक तगड़े तरीके से पढ़ाई करने के लिए। और मेरे बच्चे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर हो, अगर आपको वो डायरेक्शन नहीं मिली 80-80 हज़ार देने के बाद भी, तो मेरे बच्चे दिस बैच इज फॉर यू। और अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई हमें जो है ना वो टाइम पास मिल जाए, कोई दोस्तियां बनाने का मौका मिल जाए, तो ये बैच आपके लिए नहीं है। आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, 7,500 रुपए भी जाया ना करें, इस बैच में ये नहीं है। आप जहां डाउट ग्रुप में तफरीयां लगाओगे हम आपको डाउट ग्रुप से उठा के बाहर फेंक देंगे। यहां वो वाली चीज़ नहीं होती कि भाई मीम्स चल रही हैं, ये सब चल रहा है, अपना ऐसा कोई सीन नहीं है। पढ़ाई कर सकते हो तो दिस इज द बेस्ट फॉर यू, नहीं कर सकते, तफरीयां लगानी है, तो ये आपके लिए नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।